लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये समय है किसान की बात कार्यक्रम का। और हर बार की तरह एक नए विषय के साथ और विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके साथ मैं और दीपिका हाजिर हैं आज का ये कार्यक्रम लेकर। जी हाँ, और मैं हूँ आपके साथ आमिर। दोस्तों, कैसे हैं आप? और बहुत ही प्यारा सा हमारा टेस्टी सा टॉपिक है आज हमारा किसान की बात में। तो दीपिका, हनी आपको पसंद है या नहीं? बिल्कुल, बहुत पसंद है। और जब कहीं भी अगर हमारी हेल्थ की बात आती है या फिट रहने की बात आती है तो सबसे पहले चीनी को छोड़कर हम सभी शहद जो है उसके इस्तेमाल पे बिल्कुल उसे अपनाते हैं, उसके इस्तेमाल पे जोर देते हैं। तो हमारे साथ दोस्तों स्टूडियो में जो है आज हमारे साथ प्रधान वैज्ञानिक और साथ में प्रयोजन समन्वयक हैं हनी बीज एंड पॉलिनेटर्स, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, नमस्कार सर। और आप हमारे साथ हैं डॉक्टर बलराज सिंह सर। तो सर ये बताइए, हनी बीज जो हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले क्यों ना जो हर रोज हम एक जानकारी देते हैं हमारे कृषि बिल से जुड़ी हुई और अवसंरचना कोष से जुड़ी हुई जानकारी, क्यों ना वो जानकारी सुन लें। बिल्कुल। लक्ष्मी, जल्दी आ। आई, रसोई में थी। कोई खास बात है क्या? क्या हो गया? मुंह मीठा कर, मिठाई खा। किस खुशी में? क्या हो गया? बताओ ना। अरे सुनेगी तो तू भी खुश हो उठेगी। तो बताओ ना जल्दी। अरे वो हमारी टमाटर की पूरी फसल बिक गई, और वो भी अच्छे दामों पर। बयाना भी मिल गया। मुझे मूर्ख समझे हो क्या? अभी तो फसल बोई भी नहीं और बिक भी गई। बना रहे हो मुझे? ना, अरे बनाने वाली कोई बात नहीं है, सच्ची। अरे वो टमाटर से सॉस केचप बनाने वाली कंपनी है ना, उन्होंने करार कर लिया है। अभी समझौते पर दस्तखत करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? तू बैठ यहीं, सब समझाता हूँ। भारत सरकार किसानों के कल्याण और सन 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। अनेक नई नीतियों और योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, परंतु किसानों के सामने आज भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे निरंतर सिकुड़ता जोत आकार, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिम, और बाजार में आकस्मिक उतार चढ़ाव। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इन चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया है। भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 लागू किया, जो अब एक अधिनियम का रूप ले चुका है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों आदि से कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। ये करार फसल की बुआई से पहले भी हो सकता है। उपज की बिक्री का करार हो जाने के बाद किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। उन्हें करार में बांधा नहीं जा सकेगा। वे बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होंगे। करार सिर्फ किसानों की फसलों का होगा, जमीन का नहीं। इसलिए जमीन की बिक्री, लीज और उसे गिरवी रखना पूरी तरह से मना है।
आवश्यक कृषि आदानों यानी इनपुट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान की होगी। करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान द्वारा उपयुक्त कृषि मशीनरी तथा उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पर किसान को तकनीकी मार्ग निर्देशन और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी और फसल के जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी उठानी होगी। अधिनियम के अनुसार फसल की भली प्रकार से देखरेख, तुड़ाई या कटाई की जिम्मेदारी किसान की होगी। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा और आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। इस अधिनियम से कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे उत्पाद भी उन्नत स्तर के बनाए जा सकेंगे, जो विश्व बाजार के मानकों पर खरे उतरेंगे। एक सप्लाई चेन विकसित होगी, जो भारतीय कृषि और किसानों की विश्व बाजार में पैठ बनाने में सहायक होगी। बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर कई राज्यों के किसान सफलतापूर्वक गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अधिनियम ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं। अधिनियम ने भारतीय किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अच्छा ले, अब तो मुंह मीठा कर। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। किसान की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आमिर और आज का हमारा जो टॉपिक है उसको मैं आपको बताता हूं। आज का टॉपिक है मधुमक्खी पालन के आधुनिक आयाम। डॉक्टर बलराज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अब यह है कि अगर आप इस टॉपिक से जुड़े कोई भी प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं या कोई सलाह लेना चाहते हैं तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो के नंबर्स हम आपको बताना चाहते हैं 011-2342-1093 यानी कि 011-2342-1093 और दूसरा है 011-2342-1083। और अगर आप हमें SMS कर सकते हैं तो दीपिका बताएंगी तरीका। बिल्कुल, SMS करने के लिए सबसे पहले आपको GOLD गोल्ड टाइप करना है और उसके बाद अपना प्रश्न लिखकर आपने हमें 53010 पर भेज देना है। लेकिन प्रश्न के साथ अपना नाम और जगह का नाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये तो थे हमारे दो तरीके आपके प्रश्न हम तक पहुंचने के। और आज का हमारा विषय है मधुमक्खी पालन के आधुनिक आयाम। और तो थोड़ा सा पूछ लेते हैं, ये है क्या चीज, टॉपिक क्या है, टॉपिक के बारे में सर थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, मधुमक्खी पालन के आधुनिक आयाम जी। अभी तक मधुमक्खी पालन पे ही चर्चा होती रहती है जी। अभी मधुमक्खियां जो पालते हैं वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं जी जो ज्यादा कारगर हैं जी। तो अक्सर हम बताते रहते हैं भाई दो प्रजातियां मुख्य रूप से, एक तो एपिस मेलिफेरा जो इटालियन बी है जी, वो पालतू रूप में मधुमक्खी पालन में अपनाई जाती है मुख्य रूप से पूरे देश में जी, पर उत्तर भारत के मैदानों में बड़े पैमाने पर जी। और दूसरी हमारी खुद की इंडिजिनस जो बी है वो है एपिस सिराना इंडिका जी, जो कि कोस्टल रीजन्स साउथ इंडिया पहाड़िया क्षेत्रों में काफी रूप से पालतू रूप से अपनाई जाती है जी। लेकिन इसके अलावा आजकल अनुसंधान के जरिए, विकास के जरिए कौन कौन से कार्य मधुमक्खी पालन में या मधुमक्खियों का जो योगदान है जी 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 कृषि के अंदर, हाँ जी, उसको लेकर के हाँ, क्या क्या कार्य हो रहे हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो यही है, इसी से जुड़ा हुआ है जी। क्या अपग्रेडेशन हुए हैं, क्या साइंटिफिक नई चीजें आई हैं, मेथड्स आए हैं। बिल्कुल, तो उसी पर चर्चा हम विस्तृत रूप से इस प्रोग्राम में करेंगे और बताएंगे हमारे जो किसान हैं और जो जागृत किसान हैं जी, पढ़े लिखे किसान हैं जो मधुमक्खी पालन का कार्य करते हैं या दूसरे बड़े पैमाने पर देश में खेती का कार्य करते हैं, वो किस तरीके से इन चीजों से फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो दीपिका, अभी हमारे किसान भाई भी हमारे साथ हैं, तो क्यों ना सर से थोड़े से और जानकारी हम हासिल करेंगे इस टॉपिक पे। तो कृषि कानून जो है हमने उसके जुड़ी हुई जानकारियां तो हम देते ही रहते हैं हमारे विशेषज्ञों के माध्यम से। हाँ। तो क्यों ना एक किसान भाई से जान लिया जाए। हमारे साथ जी जी जी। नमस्कार मैडम।
मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मेरा ग्राम हरसिंहपुर गोबा है और मैं खेती गेहूं की, गन्ना और आलू, धान, हाँ मेरे पास 20 बीघा जमीन है। अभिषेक जी, ये कानून जो सरकार ने अभी बनाए हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये कानून आप किसान भाइयों के लिए कितने मददगार हैं? अब हमारी खेती का माल हम पास की मंडी में भी बेच सकता हूँ और दूर की मंडी में भी बेच सकता हूँ। मतलब खुद व्यापारियों से आप मोल भाव कर सकते हैं? हाँ, मैं खुद कर सकता हूँ व्यापारियों से मोल भाव, और खुद फसल बेच सकता हूँ। हम किसान भाई अगर शिक्षित हो जाएं तो किसान भाई नहीं, मैं व्यापारी भी बन सकता हूँ। तो अभिषेक जी, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इन कानूनों से आप किसान भाइयों को काफी लाभ है, आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं तो संतुष्ट हूँ। और सरकार की तरफ से अभी भी आपके लिए बहुत सारी नीतियाँ चलाई जा रही हैं। हाँ। सम्मान निधि आ रही है खाते में? हाँ, सम्मान निधि आ रही मेरे खाते में, मेरे को कोई शिकायत नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपने अभी गेहूं की बुवाई की है और अच्छी कटाई हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो आज के विषय से जुड़ी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर बलराज सिंह। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि अनुसंधान और विकास कार्य जो मधुमक्खी पालन और परागणकर्ता से जुड़े हुए हैं वो कौन से हैं? बिल्कुल सर इसका जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले दीपिका मुझे ये बताना जरूरी है यहाँ पे कि अभी जो बातचीत सुनी वो संध्या की बातचीत थी अभिषेक जी से। जी सर, अब आप बताइए। देखिए, जो वर्तमान में जो इसमें अनुसंधान और विकास के कार्य हैं, उसमें जो हमारी पालतू जो प्रजातियां हैं, जैसे मैंने बताया एपिस मेलिफेरा और दूसरी सिराना इंडिका, दोनों के अच्छे आनुवांशिक स्टॉक तैयार करके और उनको मधुमक्खी पालक जो है, एपीकल्चरिस्ट जो है, उन तक पहुंचाना। अच्छा। ये नहीं कि किसान ने कहीं से कोई मधुमक्खी का बक्सा लिया और उसमें कैसा जेनेटिक स्टॉक है उसके बारे में मालूम नहीं। तो हमारे जो केंद्र है अनुसंधान के, जो ये कोऑर्डिनेटेड जो हमारा प्रोजेक्ट है अखिल भारतीय परियोजना, जिसका मैं समन्वयक हूँ, उसके अंतर्गत देश के 26 केंद्रों पर विभिन्न राज्यों में अनुसंधान के जरिए जेनेटिक स्टॉक तैयार किया जाता है एपिस मेलिफेरा का और सिराना इंडिका का। वो अल्टीमेटली मधुमक्खी पालकों तक कैसे पहुंचे, एक तो ये जी। दूसरा, इन मधुमक्खियों के अंदर भी कई विषाणु रोग, कई बीमारियां आती हैं, उनको कैसे डायग्नोस्टिक उनका किया जाए, उनका पता लगाया जाए, उनका निदान कैसे हो, इस पर अनुसंधान कार्य है। फिर इसके अलावा अब खेती के नए नए प्रारूप आ रहे हैं। अब जैसे ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, संरक्षित खेती की बात होती है, नेट हाउस, ग्रीन हाउसेज वगैरह, उसमें भी लोग सब्जियां करते हैं, अंदर टमाटर की खेती करते हैं। टमाटर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, खुले खेत में उसमें परागण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब क्लोज स्ट्रक्चर में आप करेंगे, ग्रीन हाउस में, नेट हाउस में, हवा का आदान प्रदान नहीं है, एयर मूवमेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पॉलिनेशन नहीं होगा। तो कौन सी मधुमक्खी, मेलिफेरा उसको ज्यादा वो नहीं करेगी, सिराना इंडिका नहीं करेगी, तो कौन सी? तो बम्बल बीज। तो बम्बल बीज हमने हिमालय क्षेत्र से, हमारा जो सोलन में जो केंद्र है उसने हिमालय इंडिजिनस बम्बल बीज को कलेक्ट किया और उस पर अनुसंधान का कार्य बड़े चरम सीमा पर है कि कैसे बम्बल बीज को उपयोग में करके टमाटर जैसी फसल में, ग्रीन हाउस में या स्ट्रॉबेरी में जो परागण का काम है वो सक्षम रूप से हो पाए। इसके अलावा हमारे कई केंद्र, नागालैंड या दूसरे दक्षिण भारत के कई केंद्र, वो मिलकर काम कर रहे हैं स्टिंगलेस बीज पे। ये डंक रहित जो है किस्में हैं, जो डंक नहीं मारती, तो ऐसी किस्में हैं स्टिंगलेस बीज, उनका भी क्या उपयोग हम, क्योंकि देखिए एपिस मेलिफेरा करीब करीब 2-2.5 किलोमीटर तक जाती है, सिराना इंडिका 1.5 से 2 किलोमीटर तक जाती है, ये फॉरेजिंग रेंज है उनकी। तो ये हो सकता है ग्रीन हाउस में, इसलिए इनकी मोटिलिटी ज्यादा होती हो, क्योंकि ग्रीन हाउस 1000 स्क्वायर मीटर का है, 2000 स्क्वायर मीटर का होगा, 1 एकड़ का होगा बड़े से बड़ा। तो ऐसी स्थिति में ये बंद रहना पसंद नहीं करती, तो मोर्टिलिटी अक्सर ज्यादा देखी गई है। अच्छा। लेकिन स्टिंगलेस बीज की जो फॉरेजिंग रेंज है वो 300-400 मीटर तक है। अच्छा। तो वो छोटी है और वो ज्यादा ऊंची फ्लाइट भी नहीं लेती। तो ऐसी स्थिति में स्टिंगलेस बीज जो है वो कारगर काम कर सकती हैं। काफी फसलों में, बेल वाली सब्जियां हैं या दूसरी फसलों के अंदर, मिर्ची के अंदर, शिमला मिर्च के अंदर भी पॉलिनेशन से उपज में इजाफा होता है। तो इस तरीके से और कई और भी काम महत्वपूर्ण, जैसे कई सिर्फिड फ्लाइज हैं। अच्छा। वो क्या करती हैं? पॉलिनेशन भी करती हैं, और जो फसलों में जो कीड़े लगते हैं, एफिड है या जैसिड्स हैं या दूसरे और कीड़े हैं, उनको खाती भी हैं। अच्छा। तो वो क्या कर रही है? पॉलिनेशन भी कर रही हैं, एक तरफ तो परागण का काम कर रही है और दूसरी तरफ एज ए बायो कंट्रोल एजेंट बिल्कुल दोनों काम कर रही है। तो सिर्फिड फ्लाइज का यूज, तो इस तरीके से अनुसंधान के जरिए नए नए जेनेटिक स्टॉक तैयार करना, और दूसरी जो हमारी नॉन एपिस बीज हैं उनके ऊपर अनुसंधान कार्य करके और उनको
पॉलिनेशन सर्विसेज में उतारना। ताकि हमारे बच्चे यूरोप की तरह, हमारे जो नौजवान हैं गांव के पढ़े लिखे हैं या बेरोजगार हैं, वो तो यूरोप के जो देश हैं, अमेरिका है या और जो विकसित देश हैं, उनमें क्या है कि मधुमक्खी पालन सिर्फ शहद की दृष्टि से नहीं होता, वहां पे ये पॉलिनेशन सर्विसेज के रूप में विकसित है। तो हमारे बच्चे भी इसी क्षेत्र में आए और वो कोई एक कंपनी बना ली, एक एफपीओ बना लिया जो कि फसलों में पॉलिनेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और उसका बाय प्रोडक्ट शहद होगा या रॉयल जेली होगी या वेनम होगा जो विष होता है या जो प्रोपेलिस होगा या मोम होगा, ये बाय प्रोडक्ट्स हुए। पहला जो है पॉलिनेशन सर्विसेज। तो इस प्रकार से अनुसंधान के बड़े बड़े नवीन कार्य जो नवाचार हैं वो किए जा रहे हैं विभिन्न केंद्रों द्वारा, ताकि कुल मिला के बात यह कि किस तरीके से बेस्ट रिजल्ट्स मिले, फसलों की उपज, उनकी उत्पादकता बढ़े और उनकी गुणवत्ता भी बढ़े। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, उदाहरण के तौर पे अगर मधुमक्खियां नहीं हो या कमी हो पॉलिनेटर्स की, तो एप्पल के अंदर, सेब के अंदर फलों का विकास सही नहीं होता। उनके अंदर जो लॉब्स होते हैं, चाहे शिमला मिर्च की बात हो, तो इस तरीके से दोनों चीजें होना, फ्रूट सेट होना एक चीज है और उसकी क्वालिटी सही प्रकार से उसका डेवलप होना, विकसित होना दूसरी बात है। तो इससे दोनों चीजों में इजाफा होता है, उपज के अंदर भी और गुणवत्ता के अंदर भी, क्वालिटी के ऊपर भी। जी सर आपने बताया था जेनेटिक प्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है बीज की, तो जेनेटिक प्योरिटी जो है इनका, जो जेनेटिक आपने बताया, तो क्या ये बहुत महत्वपूर्ण है? ये बिल्कुल, देखिए जेनेटिक स्टॉक, अच्छा जेनेटिक स्टॉक उसी प्रजाति का, जैसे मेलिफेरा है, हो सकता है पालतू उसको रखने के बावजूद, जैसे वैरायटीज हम तैयार करते हैं, एक वैरायटी में 10-20 साल में उसमें भी गिरावट आ जाती है, उसका फिर जो है ना मेंटेनेंस, ब्रीडिंग की जाती है। इसी प्रकार से मधुमक्खियों की जो प्रजातियां हैं उनके भी हम जो अनुसंधान के जरिए जेनेटिक स्टॉक अच्छे तैयार करते हैं, ताकि वो जेनेटिक स्टॉक वातावरण की विषम परिस्थितियों को सहन करने में कारगर हो और वो अच्छी एफिशिएंसी के लिए जाने जाएं, ज्यादा पॉलिनेशन का काम करें और ज्यादा जो मरकंद, जो पराग है या जो वो है नेक्टर, उसको इकट्ठा करके ज्यादा शहद उत्पादन करें। इस प्रकार से तो जेनेटिक स्टॉक का अच्छा होना, उसका बीच बीच में बदलना बहुत आवश्यक है मधुमक्खी पालकों के लिए और इस पूरे धंधे के लिए। अच्छा, बीच बीच में बदलना भी बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो मधुमक्खी पालन जो है वो हमारे लिए जो है एक महत्वपूर्ण तो है ही, और साथ ही कहीं ना कहीं हम सभी ने पढ़ा होगा कि मधुमक्खियां जो हैं इतनी महत्वपूर्ण है कि वो अगर पृथ्वी पर जब तक रहेगी तब तक मानव जाति सुरक्षित रहेगी। और आज हम मधुमक्खी पालन के आधुनिक आयामों पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर बलराज सिंह हमारे साथ हैं, और एक बार फिर से टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए, 011-2342-1083 और 011-2342-1093 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विषय से जुड़े हुए। और एसएमएस करने वाले श्रोता जो हैं वो हमें 53010 पर एसएमएस कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले GOLD गोल्ड टाइप करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूंगी मैं कि जो रसायनों का छिड़काव करते हैं, कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, तो उसके प्रभाव से बचने के लिए क्या कोई अनुसंधान या फिर कार्य या फिर कोई आधुनिक आयाम कोई जो इनसे जुड़ा हुआ हो? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किसानों के हित के लिए पूछा है। देखिए, वैसे तो हम अक्सर किसानों को ये कहते रहते हैं, जो एडवाइजरी जारी करते हैं उसमें अक्सर बताते हैं कि एक तो किसान सवेरे के समय कोई भी कीटनाशकों का या कोई रसायनों का छिड़काव ना करें, क्योंकि अक्सर बड़े पैमाने पर मधुमक्खियां सवेरे के समय वो 5 बजे 6 बजे काम चालू कर देती हैं फसलों के अंदर और वो 10-11 बजे तक काम करती हैं। कई फसलों में दोपहर में भी करती हैं, लौकी वगैरह में। तो इस प्रकार से अक्सर सुबह के टाइम वो ज्यादा जो है एक्टिव रहती हैं, क्रियाशील रहती हैं, काम करने में, खेतों में विजिट करती हैं। तो उस समय पे सुबह के समय हवा में नमी भी थोड़ी ज्यादा रहती है। तो हम किसानों को कहते हैं भाई, आप अगर कीटनाशकों का छिड़काव गर्मी के महीनों में 6 बजे के बाद जब सूरज ढल जाता है, बल्कि उनके लिए ज्यादा अच्छा है। कई कीटनाशकों को जब धूप में छिड़कते हैं किसान, तेज धूप है, गर्मी है, तो उनकी फाइटोटॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है, क्रॉप्स के अंदर फाइटोटॉक्सिक रहते हैं वो फसलों के लिए। लेकिन उन्हीं को जब शाम को छिड़कते हैं तो वो कारगर रूप से काम करते हैं। तो वो फायदा सूरज ढलने के बाद मैं कह रहा हूं काफी, क्योंकि गर्मी के दिनों में 7:45 बजे सूरज छिपता है, तो ऐसी स्थिति में उनके पास समय है काफी, और मधुमक्खियां भी अपने घर पे चली जाती हैं दिन भर काम करके। तो इस प्रकार से दोनों को फायदा होगा। फिर इसके अलावा हम कहते हैं भाई, जब आपकी फसलें पूरी पुष्पन में हो, फुल फ्लावरिंग में हो,
उस टाइम पे कम से कम कीटनाशकों का छिड़काव होना चाहिए, जितना भी आप वो कर पाए, अपने आप को देख के कोशिश कर पाए। तो और इसके ऊपर भी अभी वर्तमान में जो घातक कीटनाशक हैं जिनको हम नियोनिकोटिनाइड्स बोलते हैं, उनके ऊपर भी अनुसंधान कार्य जारी है 10 केंद्रों के ऊपर। और अगले साल तक हम ये बता पाएंगे भाई इन ऐसे जो कीटनाशक हैं वो घातक है कि नहीं है, और घातक है तो कितने हैं, और उनका फिर जो अल्टरनेटिव क्या है अगर कोई है तो। या ये भी आ सकता है कि भाई इसको इस टाइम पे ना छिड़के जब फुल ब्लूम हो, उस टाइम पर ना छिड़के, ब्लूम से पहले आप छिड़के जब कम फ्लावरिंग शुरू हुई हो, इनिशिएट हुई हो। तो इस प्रकार से ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो अनुसंधान जिसके ऊपर चल रहा है, और ये आवश्यक है क्योंकि पालतू प्रजातियां ही नहीं, पालतू तो हमारे पास 2 हैं, तीसरी हमने स्टिंगलेस बीज बना ली और आगे हम बम्बल बीज को बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जंगली प्रजातियां भी हैं जो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स, जो हमारे शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र हैं, वहां हम दोनों पालतू को वहां पाल नहीं सकते। ना तो एपिस मेलिफेरा वहां पालतू बना सकते, ना सिराना इंडिका को वहां ले जा सकते, क्योंकि वहां वातावरण की परिस्थितियां विषम है, टेम्परेचर और जो धूप की गति है, जो सनलाइट है। तो ऐसी स्थिति में वहां की पूरी एग्रीकल्चर 2 जो जंगली प्रजातियां हैं, एपिस डोर्साटा और दूसरी एपिस फ्लोरिया, उसके ऊपर निर्भर है। तो उनकी जनसंख्या भी हो सकता है विभिन्न कारणों से, हैबिटेट लॉस है या रसायनों का उपयोग है, उनके कारण से नीचे जा रही है। तो उसको भी हमें, वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना पालतू है, बल्कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी जनसंख्या को भी बरकरार रखना, वो नीचे ना जाए, वो भी एक चिंता का विषय है। उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं। और क्या एक और अनुसंधान कार्य भी हम आगे करेंगे जो जिसका काम आवश्यक है, वो है कि फ्लोरिया को पालतू बना सकते हैं क्या? अभी तक पालतू नहीं है। जो इस प्रकार से नवाचार वो रिसर्च के द्वारा या डेवलपमेंट के द्वारा काफी बड़े पैमाने पे देश में चल रहे हैं। तो क्या मौसम और तापमान का भी मधुमक्खी पालन पर कुछ असर पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए सर्दी का मौसम है, सर्दी बहुत ज्यादा होगी और धुंध वगैरह गिरेगी तो उनको भी दिक्कत होती है, पॉल्यूशन होगा तो उनको दिक्कत होती है। गर्मी के महीने आ गए, खाना नहीं है तो उनको दिक्कत होगी। ज्यादा तापमान में बरसात होती है तो बरसात में लगातार बरसात हो रही है कई दिन तक, तो वो बाहर नहीं निकल सकती। फिर एक और काम होता है, पोलन धुल जाता है फूलों के ऊपर से, ज्यादा तेज बरसात होती है। तो बहुत सारी दिक्कत है। वातावरण की परिस्थितियां भी इसको मधुमक्खियों के पालन को प्रभावित करती हैं। सर एक मैसेज हमारे पास पहुंचा है राजन गर्ग का मुजफ्फरनगर से। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आपने आज का टॉपिक जो बताया मधुमक्खी पालन के आधुनिक आयाम, तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी अगर हमें लेनी हो, हम कहाँ जाके ले सकते हैं, किन से संपर्क करें? पूसा में हमारा जो परियोजना का कार्यालय है वो पूसा में है, वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। पंतनगर में हमारा केंद्र है, सोलन में हमारा केंद्र, देश में 26 केंद्र हैं पूरे देश में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के अंदर। तो वो सब अनुसंधान का कार्य करते हैं। और अनुसंधान के अलावा कभी कभी हम लोग प्रशिक्षण भी देते हैं। तो दोनों चीजों पर काम करते हैं। तो उससे वो जानकारी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ताकि उनको इस चीज का फायदा मिले। एक प्रश्न मैं और पूछना चाहता हूँ, दीपिका आप कुछ कहना चाहती हैं? अभी मौसम की बात हो रही थी, तो क्यों ना मौसम का हाल जान लिया जाए? जान लेते हैं, फिर प्रश्न लेंगे। बिल्कुल। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। दोस्तों मौसम की अगर हम बात करें तो दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा और दिशा उत्तर से उत्तर पश्चिम। इस मौसम में तैयार खेतों में प्याज की रोपाई से पहले अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद तथा पोटाश उर्वरक का प्रयोग अवश्य करें। यह है आज का टिप। तो ये तो था मौसम का हाल, और लौटते हैं फिर से अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न सर मेरा ये था, जैसे आपने बताया कि जितने भी हम ये कीटनाशक जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी आपने उसमें एक बात बताई, टिप दी कि शाम के समय अगर करेंगे तो उसका असर फिर सुबह तक कम हो जाएगा, तो दोनों को फ़ायदा होगा, मधुमक्खियों को भी जहर नहीं लगेगा और किसानों का भी काम हो जाएगा। जैसे सर कुछ हमारे नेचुरल कीटनाशक हैं, जैसे नीम है, नीम से बनाया जा रहा है, तो क्या ये भी इस तरह के जो कीटनाशक होते हैं ये भी मधुमक्खियों के लिए नुकसानदायक होते हैं? नहीं, इनका इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। और फिर देखिए जो आप बात कर रहे थे पहले कि एक तो ये है कि जब मधुमक्खियां काम कर रही हैं उसी टाइम पर स्प्रे हो रहा है तो संपर्क में आ गई, संपर्क में आने से उनकी मृत्यु दर उनका बढ़ सकता है। और ऐसे ही नीम वाले जो बॉटनिकल्स हैं इनका बहुत ज्यादा
जो है इनका घातक असर नहीं पड़ता मधुमक्खियों के ऊपर, और वो कुछ हद तक जो है ना इस तरीके की चीजों को ज्यादा बढ़ाते नहीं। एक प्रश्न और है, लेकिन उससे पहले बाजार भाव जान लेते हैं। चलो पगडंडी से मंडी। अगर बाजार भाव की बात करें तो सबसे पहले लेते हैं हम फलों के भाव। चीकू 4 रुपए प्रति किलो, किन्नू 12 रुपए, सिंघाड़ा 17 रुपए। और अगर सब्जियों की बात करें तो बीन्स 28 रुपए प्रति किलो, गाजर 17 रुपए, मेथी 8 रुपए और बैंगन 13 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। और डॉक्टर साहब, अब मैं जानना चाहूँगी, और मुझे भी जानने की क्यूरियोसिटी है, और साथ में ये हमारे एक श्रोता ने हमें ये प्रश्न लिखकर भेजा है दिल्ली एनसीआर से। ये जानना चाहते हैं कि संरक्षित खेती में जो परागण प्रबंधन है वो किस तरह से किया जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए इस पे मैं चर्चा वैसे कर चुका, लेकिन फिर भी अगर ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस में टमाटर लगाया है, टमाटर खुले खेत में जब लगाते हैं तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, स्वपरागित फसल है, और हवा उसको फूलों को हिलाती है तो पॉलिनेशन का काम हो जाता है। लेकिन उसी को जब हम ग्रीन हाउस में लगाते हैं तो एयर मूवमेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एंथर्स पोलन्स को रिलीज नहीं करते, तो वहां कोई न कोई हमें ऐसा परागण करता चाहिए। तो इसमें मैंने बताया मेलिफेरा या सिराना इंडिका ये अक्सर इसको ज्यादा पसंद नहीं करती। इसमें सबसे बेस्ट जो वो है बम्बल बीज है, वो फूल के उल्टी तरफ बैठती है और जोर से उसको झड़झड़ाती है, जिसको बजिंग बोलते हैं। जिसकी वजह से एंथर्स पोलन्स को रिलीज करते हैं, वो स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं और फल का स्थापन होता है, फ्रूट सेट होता है, तो वो सबसे कारगर है। इसके अलावा अगर मान लिया आपने खीरा लगाया है, खरबूजा लगाया है, ककड़ी लगाया है, या मिर्च और शिमला मिर्च लगाया है, तो आपका स्टिंगलेस बीज का मैंने बताया आपको कि वो इसमें कारगर रूप से काम कर सकती हैं। तो इस प्रकार से संरक्षित खेती के अंदर दूसरी भी चीजें हैं, एयर ब्लोअर्स का यूज कर सकते हैं, पर उसमें लेबर कंज्यूमिंग है, वाइब्रेटर्स का यूज कर सकते हैं, काफी टाइम लगेगा, लेकिन सबसे बढ़िया है नेचुरल जो है अपना, जो हमारे मित्र कीट हैं जो पॉलिनेशन का काम करते हैं, अगर उनको उपयोग में लेके हम पॉलिनेशन मैनेजमेंट करते हैं, और इस पे कई केंद्रों पे बहुत अच्छा कार्य, अनुसंधान का कार्य चल रहा है, और भविष्य में पूर्ण रूप से बम्बल बीज का जब सोलन सेंटर हमारा वो कर पाएगा, अभी हमने इस साल एक किसान को दिया है, लेकिन आगे और भी दूसरे केंद्र भी इसको लेंगे, और अनुसंधान जब पूरा हो जाएगा तो हम किसानों को आगे जो पश्चिम के देशों में है उसी तरीके से बम्बल बीज का भी हो सकता है एक सर्विस सेक्टर के रूप में काम करे, और स्टिंगलेस बीज का भी, खासतौर पे जो ग्रीन हाउस में सब्जी उगाना पसंद संरक्षित खेती के अंदर। हाँ सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ये आज मेरे लिए एक नई बात थी कि स्टिंगलेस बीज भी होती हैं, मधुमक्खियां जो डंक न मारें, तो सर ये एक मतलब कुदरती एक प्रजाति है या ये डेवलप की गई है? नहीं, ये कुदरती है, और बस इसका ये है कि छोटा बहुत कम आकार होता है, ज्यादा दूर तक नहीं जाती, ज्यादा ऊंची फ्लाइट नहीं लेती। शहद का उत्पादन जैसे मेलिफेरा, अगर सरसों की खेती है, सनफ्लावर की खेती कहीं, तो 30, 35, 40 किलो तक एक बक्स से एक साल में एक कॉलोनी से एक बक्से से आ जाएगा शहद, लेकिन स्टिंगलेस बीज का तो 2.5 किलो आएगा। तो वो उनका पर्पज वो यहाँ जो है, अगर सक्षम की बात करें तो मेलिफेरा का और सिराना इंडिका का मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन हमें अल्टरनेटिव भी तो चाहिए कुछ। अगर कहीं पॉलिनेटर्स की जरूरत है ग्रीन हाउस में, वहां वो सक्सेसफुल नहीं है, ये सक्सेसफुल है। थैंक यू सो मच जी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज दी गई डॉक्टर बलराज सिंह द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं के जिज्ञासाएं शांत की और उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। और अब बारी है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की। कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है डेयरी व्यवसाय के आधुनिक आयाम, और विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर प्रमोद मड़के। और आमिर जी, इसी के साथ हम दोनों इजाजत चाहते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।